खाता धारकों को 3 महीने के लिए 500-500 रुपए की आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए देने की घोषणाएं भी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की ईएमआई पर पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई। जब लॉकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश। कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। यह अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सके, ऐसी परिकल्पना के साथ इस पैकेज का खाका बुना गया है। एक साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों ना आ जाए, मोदी सरकार देश सेवा में हर पल अविरल और अनवरत समर्पित रहेगी। तभी तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब राष्ट्र में लिए बड़े फैसले तो कम हुए हैं फासले। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी देख रहे पड़ेगी हैं और उससे डर कर नहीं, मंच की ओर पूरी सावधानी के साथ एक बार डट जोरदार कर तालियां बजा के स्वागत करें। रुकी जिंदगी को। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी, हम सब के सामने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार चुके। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जैसा कि हम सबको ध्यान में है कि भारत चाइना बॉर्डर पर 2 दिन पहले हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2 दिन के लिए अपने कार्यक्रम स्थगित किए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सबके को विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, उन अमर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन हम सब लोग रखेंगे। हम सब खड़े होकर के उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखेंगे।
शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी से, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से, राजेंद्र राठौड़ जी से कि दीप प्रज्वलन कर और पुष्पांजलि कर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करें। आदरणीय सतीश जी भाई साहब, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, बलिदान हुए जो वीर जवानों को उनको नमन हमारा है। बिना मतलब के वीरों ने दुर्लभ को नहीं मारा है, जो शहीद हुए सरहद पर उनको नमन हमारा है, उनको नमन हमारा है। उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब मैं अतिथि स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से कि आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय गजेंद्र जी। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी से कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कैलाश चौधरी जी। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी से कि आप आएं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी। पैसा हम करा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अरुण चतुर्वेदी साहब से कि आप आए और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक प्रणामी साहब से कि आप आए, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय प्रणामी जी, गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भजनलाल जी से कि आप हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो विधानसभा में हमारे उपनेता हैं। आदरणीय भजनलाल जी
राठौड़ साहब का स्वागत कर रहे हैं। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि नवनिर्वाचित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहली बार आदरणीय गहलोत साहब पधारे हैं, इसलिए मैं आदरणीय अशोक प्रणामी जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी का पुष्पगुच्छ देकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 10 माह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, ऐसे हमारी यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सतीश पूनिया जी। बोलिए भारत माता की। आज राजस्थान की इस दूसरी वर्चुअल रैली में हम सब के बीच में विशेष रूप से उपस्थित और सम्मान के योग्य विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, आज इस मंच पर उपस्थित विकास की पर्याय राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था होशियारपुर से भी इस कार्यक्रम में इस सिस्को वेबएक्स के जरिए शिरकत कर रहे हैं हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, आदरणीय राठौड़ साहब, तीनों ही हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, और हमारे साथ विशेष तौर पर हम सबके संरक्षक आदरणीय वी सतीश जी, माननीय चंद्रशेखर जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक प्रणामी जी, माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सब की तरफ से सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि राजस्थान की तरफ से श्रीमान जेपी नड्डा जी का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के जरिए और दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जिन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की, और मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि आप जब 1993 में भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राजस्थान में उस समय राजनीतिक रूप से परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, और आपने, नड्डा जी ने पूरे देश में युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते जनादेश यात्रा की शुरुआत करी थी। बहुत सारे लोग साक्षी हैं कि राजस्थान के इतिहास की नौजवानों की सबसे बड़ी रैली कोटा में संबोधित करने का सौभाग्य मिला। नड्डा जी ने हमें ऐसी ऊर्जा दी कि भारतीय जनता युवा मोर्चे ने देश में भी और प्रदेश में ऊंचाइयां छुई। आपका राजस्थान के साथ एक विशेष स्नेह रहता है, और इसी नाते आज ये जो दूसरी बड़ी रैली है, इस रैली में वैसे तो बीकानेर और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतनी उत्सुकता थी कि हर जगह से कार्यकर्ता लिंक मांग रहे थे, किस तरीके से जुड़े इसकी चिंता कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले हमारी आईटी की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इस बार इन्होंने पूरे अच्छी तैयारी के साथ, और मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि 14 तारीख की हमारी रैली, क्योंकि पहली रैली थी और भारतीय जनता पार्टी ने देश में, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य तो पाया ही है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी वर्चुअल रैली करने का गौरव भी प्राप्त किया है। बिहार की माननीय अमित शाह जी की रैली, वो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रैली थी।
और जो पहली रैली राजस्थान में 14 को हुई, 14 जून को, स्मृति ईरानी जी की, बहुत लोग जुड़े, 35 लाख तक का तो फिगर आया, लेकिन अभी तक जो कई लोगों ने टीवी के जरिए, सिटी केबल के जरिए, उसका फिगर आना अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि स्मृति जी की भी सभा 50 लाख से कम नहीं हुई होगी, लेकिन मैं आज आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज जब पूरा फिगर आएगा तो राजस्थान के लगभग 1 करोड़ लोग नड्डा जी को सुन चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैं इस मंच पर, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र ये भारत की ताकत है, लेकिन इस लोकतंत्र को ताकत भारत की सेना ने दी है। सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा अपनी शहादत देके, और यही कारण है कि भारत दुनिया का वो अनूठा देश है जो लोकतंत्र की ताकत के कारण तो जाना जाता है, लेकिन जय हिंद की सेना ये भारत का स्वाभिमान बनकर दुनिया के सामने खड़ी हुई है। और उसी सेना के ऐसे अमर जवान जिन्होंने चीन के साथ आमने सामने के युद्ध में वो शहीद हुए, मैं आप सब की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सब शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये वर्चुअल रैली नई शुरुआत है, नवाचार है, लेकिन मैं देख रहा था धीरे धीरे हमारी आदत में शुमार होता जा रहा है। भले ही स्क्रीन पे लोग देख रहे होंगे, लाखों लोग फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, कई सिटी केबल के जरिए, कई चैनल्स ने सीधा इसका लाइव किया है। मैं समझता हूं कि कोरोना के बाद की बदलती कार्य पद्धति का एक नमूना है, और उसी का नतीजा है कि भले ही कोरोना की एडवाइजरी के कारण, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि खतरा भी नहीं टला, चुनौती कम नहीं हुई है, इसलिए अपने चेहरे पर मास्क रखें, बार बार हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये हिदायत उन्होंने साफ तौर पर दी है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण जो कार्य पद्धति बदली, तरीका बदला, क्योंकि हम सब लोग राजनीति के लोग हैं, भीड़ के आदी हैं, जिंदाबाद के आदी हैं, और एकदम से यदि सीधा किसी कोरोना ने कहीं आक्रमण किया तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए। क्योंकि अब जब निकलते हैं तो कई बार देखते हैं कि भले ही संकोच के साथ, लेकिन इतने सारे कार्यकर्ता इस रूप में आते हैं तो कई बार डर लगता है। तो मुझे लगता है कि उसकी अनुपालना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका यही है कि पार्टी का विचार नीचे तक चला जाए। तो मैं देख रहा था पिछली बार भी, बहुत सुदूर जैसलमेर में भी, डूंगरपुर में भी आदिवासी कार्यकर्ता भी जुगाड़ करके इस रैली को देख रहा था। और हमने जब ये शुरुआत करी तो लगता था कि लॉकडाउन के बाद राजनीतिक गतिविधियां कैसे शुरू होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी बढ़त बनाई। दूसरे दल जब सोकर उठेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छे से उपयोग करके एकाधिकार कर चुके होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार की उस जन जागरण रैली से हुई, उड़ीसा और बंगाल में हुई, मध्य प्रदेश के चुनाव इस तर्ज पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जब शुरुआत करी थी तो लगता था कि कैसे लोग जुड़ेंगे, पर मैं आज आपको कह सकता हूं कि लगभग इसी प्लेटफॉर्म से, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से मैं 1.5 लाख लोगों से सीधा संवाद राजस्थान के कार्यकर्ताओं से कर पाया। ये भारतीय जनता पार्टी के इस नवाचार का और डिजिटल युग में अपने आप में बदलने का एक इतिहास और रिकॉर्ड हमने कायम किया है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आज हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। अभी आदरणीय वसुंधरा जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज जिस फॉरम में हमें लोगों ने देखा होगा तो कल्पना नहीं करी होगी कि जनसंघ के जमाने से ये भारतीय जनता पार्टी इस रूप में कभी खड़ी होगी। लेकिन मैं आज प्रणाम करता हूं ऐसे वीर पुरुष की, जिनकी शहादत के कारण भारतीय जनसंघ के एजेंडे को ताकत मिली, और आज यही कारण है कि उनकी आत्मा स्वर्ग में भी इस बात का आशीष देती होगी कि जो अभिनव शुरुआत की, जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया कश्मीर की घाटी में, ये भी भारत के और दुनिया के किसी राजनीतिक दल के इतिहास का हिस्सा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दल के एजेंडे के लिए शहीद हो जाए। तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन और उनका नमन और वंदन करता हूं। लेकिन मैं साथ ही आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि जिनकी प्रतिबद्धता के साथ
कश्मीर का वो 300 आर्टिकल 370 निष्प्रभावी हुआ और कश्मीर को एक किस्म से आज़ादी मिली, उस 2 झंडों से, 2 विधान से और 2 प्रधान से। मुझे लगता है कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस अभिनव शुरुआत की, उस आंदोलन की निश्चित रूप से इस रूप में परिणति हुई। मोदी सरकार एक जिसने 14 से 19 के बीच में जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आवास से लेके, पीएम किसान से लेके ऐसी बुनियादी मुद्दों का समाधान किया जो 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। मित्रों, मोदी सरकार 2 जिसका आज जिक्र होगा और जिसकी वर्ष पूर्ति के कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप में से, आपसे पहली पीढ़ी के, बाद की पीढ़ी के, आगे की पीढ़ी के लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, जिसके लिए शहादतें हुई, सैकड़ों वर्षों तक आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन को सम्मान मिला, भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मिला, लेकिन मोदी सरकार की अपनी प्रतिबद्धता के कारण आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का शुरुआत हो गई। मुझे लगता है कि एक बड़ा पूरी दुनिया में संदेश गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करी। इसी तरीके से ऐसे लोग जो विस्थापित कहे जाते थे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उन सब लोगों को नागरिकता का अधिकार देकर उनको इज्जत और इकबाल देने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, ट्रिपल तलाक के जरिए उन मुस्लिम बहनों को एक किस्म की आज़ादी मिली और इसी तरीके से जब ये कोरोना महामारी आई, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मजबूत नेतृत्व की अपील पर देश में सफल लॉकडाउन हुआ और कोरोना से लड़ते लड़ते भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना और आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना। और केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, ये तो भारत की चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव पहल थी, एक इस किस्म का प्रतिबद्धता थी, निष्ठा के साथ जो काम किया। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बनने जा रहा है। ये विदेश नीति की एक बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। इसी तरीके से कोरोना में संबल कैसे मिले, गरीबों के आंसू कैसे पहुंचे, इसलिए 1,76,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज और 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज। और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार से आज 126 जिलों में हिंदुस्तान के उन 25,000 प्रवासी श्रमिकों के लिए जो देश के अनेक हिस्सों में हैं, राजस्थान में भी ऐसे 22 जिले जुड़े, और उन सब जिलों के उन प्रवासी मजदूरों के लिए 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री जी ने आज गरीब कल्याण योजना के माध्यम से बिहार की धरती से करी है। राजस्थान की तरफ से भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे उन प्रवासी भाइयों की, प्रवासी मजदूरों की उन समस्याओं की पहचान करके राजस्थान को संबल और ताकत देने का काम किया है। मैं एक बार फिर से माननीय नड्डा साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी ये दूसरी रैली निश्चित रूप से आज बहुत लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आज ये रैली जब इसका शाम को समापन होगा, जो फिगर्स आंकड़े आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके की हमारी आईटी की टीम ने तैयारी करी, बीच में 2 दिन हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित रखे उन शहीदों की याद में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने, आईटी की टीम ने, संगठन के नीचे तक के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने जिस मजबूती के साथ में इसकी ब्रांडिंग की, इसकी तैयारी की, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ये दूसरी रैली ऐतिहासिक होगी और एक शानदार संबोधन भी सुनने को मिलेगा, ताकि हम लोग राजस्थान में एक बार फिर से मजबूती के साथ एक अच्छा संगठन के साथ साथ जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ जिन्होंने राजस्थान की जनता को 10 साल तक अपने शासन में विकास के नए आयाम स्थापित किए, ऐसे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें, इसे लाखों राजस्थान की जनता को संबोधित करें। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। कुछ है खड़े होने के लिए?
खड़े होने के लिए है कुछ? सॉरी, मैं आपको नहीं देख सकूंगी और शायद आप मेरे को नहीं देख पाओगे। हाँ यार, ये ठीक है। थैंक यू। हमारे लोकप्रिय और देश के भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेतृत्व देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, श्री अविनाश राय जी खन्ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, हमारे प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सतीश जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र जी, श्री अर्जुन जी मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, हमारे मंच पर उपस्थित उपनेता प्रतिपक्ष के श्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे आदरणीय वी सतीश जी, श्री चंद्रशेखर जी, दोनों पास्ट प्रेसिडेंट्स हमारे प्रणामी जी और अरुण जी चतुर्वेदी, हम सब की ओर से मैं फिर बधाई देना चाहूंगी हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी गहलोत। जोर से ताली बजाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी विजय हुई है कल। हाँ, राज्यसभा के सदस्य, सॉरी, मेरे सामने बैठे हुए और मुझे मालूम है जो आज के इस कार्यक्रम के में साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्तागण, सबका आज इस वर्चुअल रैली के अंदर हम सब आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की ओर से अध्यक्ष जी का स्वागत, और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हमारे साथ में, अभी सतीश जी की सुन रही थी, 35 लाख लोगों ने स्मृति जी के कार्यक्रम को सुना। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह से जुड़े, करोड़ों की संख्या में हमारे होम मिनिस्टर, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से जुड़ने बिहार वाली रैली के अंदर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ी, और मुझे विश्वास है कि आज भी लाखों की संख्या में हमारे नड्डा जी के इस वर्चुअल रैली के अंदर लोग बहुत अच्छी संख्या में जुड़ने का काम करेंगे। ये पिछले दिनों के अंदर जो महामारी का दौर पड़ा है, और जिस महामारी के दौर के अंदर और जिस गंभीरता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में पार्टी ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाते हुए और कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए, कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करते हुए जिस तरीके से मोटिवेट करने का काम किया कि कार्यकर्ता एक सेना के रूप में जगह जगह पे फैल गई और सब लोगों से मिलके सबके हाल खबर ही नहीं पूछे, परंतु फील्ड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मोटिवेशन की वजह से हमारे कार्यकर्ता ने इतना सुंदर काम करके आपके सामने दिखाया। आपने हम लोगों की मीटिंग में कहा था, मुझे याद है, जब हम लोग सब जुड़ते थे आपके, पहले तो एवरीडे जो बात होती थी, उन मीटिंग्स के अंदर आपने यही कहा था कि सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बाहर जाएंगे। और उस समय मुझे याद है, सतीश जी आप भी बैठे हैं, मुझे याद है कि उन्होंने तब कहा
मुझे याद नहीं है किसने कहा, परंतु अपने में से किसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी तो डर लगेगा कि वो सबके बीच में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उनके परिवार वाले उनको उनके लिए क्या कहेंगे। और उस समय अपने अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, परंतु मुझे विश्वास है कि पूरे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर फैल के इस महामारी के अंदर जिस तरीके का संबल देंगे ना कभी पहले देखा है और कोई ने आज भी नहीं देखा होगा। गर्व करते हैं हम सब हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा। जब आपने अध्यक्ष जी उनको कहा, जब आपने उनको आदेशित किया, सब लोग अपने क्षेत्र के अंदर, वो राजस्थान हो किसी भी स्टेट में हो, निकल गए। राजस्थान की तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने उसको बड़े करीब से देखा। हमने देखा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के पास गए, बार बार उनसे हम जैसे लोगों ने आग्रह किया कि प्लीज आप अपना ध्यान रखें। उन्होंने अपना ध्यान भी रखा और कोई कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं। सबके बीच में जाके जहां जहां मुसीबत आ रही थी वहां लोगों को खाने का सामान, चाहे वो गीला सामान था, चाहे वो पैकेट में सामान बांध के दिया। जब जरूरत पड़ी दवाई, जरूरत पड़ी किट, वो सब देने का काम किया। और जब हमारे प्रवासी वापस लौट रहे थे तो रास्ते पे खड़े होकर उनके भोजन का, उनके पानी का, उनका सबका इंतजाम करते हुए, यहां तक भी कि चप्पल जूतों का भी इंतजाम करके उन लोगों को अपने घर में आराम से भेजने का काम किया। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक छोटी गाड़ियों का भी इंतजाम करवा दिया, बसों का भी इंतजाम करवा दिया, ताकि उनको आगे ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होगी और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो आराम से उनको ले जा सकेंगे। बड़े करीब से देखा हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने 40,000 50,000 रुपए दे दे के दूर दूर से कार्यकर्ता जो फंसे हुए थे उनको वापस लाने का काम किया। कभी ये नहीं कहा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा आया, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने लोगों को बहुत दूर तक ले जाने का काम किया। मैं उन सब के सामने नतमस्तक हूं। उन कार्यकर्ताओं को आपने मोटिवेट किया अध्यक्ष जी, और आज आपकी वजह से जो मूवमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर, मैं तो समझती हूं, और इसीलिए रोज सुनने को आता है कांग्रेस वाले अरे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं पाए हैं। परंतु वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले से लगाने का काम किया ऐसे लोगों को, जो लोग संकट से गुजर रहे थे, जो काम कई जगह पे उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। इसलिए उनके सामने सिर झुकाने का काम हम आज करना चाहेंगे। मैं उन 20 वीर सैनिकों को भी नमन करना चाहती हूं आज। वो जरूरी है क्योंकि पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु आपको मालूम है कि शहादत देने वाले लोग, उनको तो सब याद करते ही हैं। आज ही नहीं, वो बहुत दिनों तक, आने वाले समय में भी लोग उनको याद करेंगे। आज हम सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि फिर से अर्पित करना चाहूंगी उन 20 वीर सैनिकों को जिन्होंने चीन की सेना को टक्कर दी और मातृभूमि की रक्षा करने में शहीद हो गए। उन सबको नमन करना चाहती हूं हम सब की ओर से, और सबको याद भी दिलाना चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग मानते हैं। कल ही उनकी बात सुनी और मैं आपको सबको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पुलवामा में नहीं छोड़ा तो आने वाले समय के अंदर इनको भी नहीं छोड़ने का काम करेंगे। और मैं सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कोई भी हमारी इन बातों को कायरता न समझें, जान जाएं कि हम लोग आज यहां खड़े हैं और आने वाले समय के अंदर ये जो जानें गई हैं उन जानों के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
चीन को पहले भी देखा है, आज भी देखेंगे, इसकी चिंता हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, याद है आप लोगों को जब अपन बात करते थे कि कितने लोग हमारे इस पार्टी के आज देश के अंदर मेंबर्स हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनना इतने छोटे से समय में मैं समझती हूं कि नामुमकिन लगता है, परंतु मोदी जी ने उसको मुमकिन करके छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाली राजनीति 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 जैसे अभी तक इतने सालों से हम देखते हुए आए हैं वो नहीं, परंतु डेवलपमेंट की राजनीति अगर किसी ने पहले जमीन के ऊपर लाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सबने मिलकर की है। वादे इलेक्शन के अंदर सब लोग करते हैं, और मुझे याद है कि हम लोग जब नए नौसिखिया निकले थे, हम जब माइक को पकड़ते थे तो लोग हमसे यही कहते थे, क्या बोलेंगे, तो कहते थे कि कुछ भी बोल दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। यह लगातार कांग्रेस को मैंने बड़े करीब से देखा है, इसलिए मैं कहती हूं, हमेशा कहते थे क्या है बाद में देखा जाएगा। और सब पूरी जनता जानती थी कि इलेक्शन के टाइम में हमको वादा तो करेंगे, जैसे इन्होंने वादा किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा राजस्थान में जिसके लोन को हम माफ नहीं करेंगे। आपने सुना बिजली के बिल माफ करेंगे, क्या क्या वादे नहीं किए, बात में आ गए लोग और वोट भी दे दिए। और आज बाद में जब गिनती करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये वही कांग्रेस की झूठे वादे जो हमेशा करते आते थे वो ये आज भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए उसको जमीन के ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पहली दफा हम लोगों को देखने को मिला। कईयों ने कहा यह डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर कोई जीतता नहीं है। बैठे हो ना, हम लोग सब बैठे हुए, बातें जब होती हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स पे कौन जीतता है। जब पूरे 5 साल हुए, अगला इलेक्शन हुआ, तो ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ही था, जिस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी लहर चला के रख दी जिस लहर के अंदर ये पूरे कांग्रेस और उनके सब साथी बह गए और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत के आई, जो मैं समझती हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। अभी हाल ही में 30 मई को विश्व के हमारे सबसे प्रिय नेता प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार ने सफलतापूर्वक 1 साल पूरा किया है। उनका पहला साल, 5 साल वो, फिर अब अपना ये 1 साल। 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट किया वो आप लोगों ने बड़े करीब से देखा। और अभी भी जो वादे किए, ज्यादातर उस समय का भी अपन ने बात की थी, परंतु 1 साल के अंदर कितने सारे काम हो गए वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए। मैं कौन के याद दिलाऊंगी कि वैसे तो सतीश जी ने भी आपके सामने उनको लाने का काम किया है, और मुझे मालूम कि विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी इन सब चीजों को, इन सब बिंदुओं के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित जरूर करेंगे। परंतु किसी ने सोचा था, हां, राजीव गांधी ने, आपको याद है, इसका बड़ा नाटक किया था कि हमारी मुसलमान बहनों का तलाक, ये 3 तलाक को किस तरीके से खत्म किया जाएगा। शुरुआत उन्होंने करने की कोशिश की थी, भाषण भी बहुत बड़े बड़े किए थे, परंतु अंत में क्या हुआ वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा आज। और लोगों ने सोच लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, परंतु इस 1 साल के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिला 3 तलाक को खत्म करने का कानून बन चुका है। धारा 370 को हटाने का किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कर सकेंगे। सबका सपना था कि होगा, परंतु आज करके दिखाने का काम किया है। लद्दाख को अलग से एक
केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम कर लिया है। राम मंदिर का निर्माण, उसकी राह खोलने का काम, कितना बड़ा काम करके छोड़ दिया है। शरणार्थियों का, जैसे अभी आपने कहा, कितने करीब से हम लोगों ने अपने राजस्थान के शरणार्थियों को देखा था। मुझे याद है अपनी सरकार थी और उस समय उन लोगों के बीच में जाने का मौका भी मिला, उनके कैंपों में जाने का मौका मिला। ऐसे बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर थे, परंतु उनको अपने देश के अंदर सम्मानजनक तरीके से खड़ा करने का और वापस लाने का माने अपने पैर पे खड़ा होने का और एक जिंदगी देने का काम ये नागरिक संशोधन कानून बनाकर उन्होंने किया। आत्मनिर्भर भारत के अंदर 20 लाख करोड़, ये छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा पैसा है। 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज बनाने का, क्योंकि लोग यही सोचते थे कि हिंदुस्तान ने कभी बड़े पैकेज दिए नहीं है, कर भी नहीं सकेंगे। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे चल के हम लोग कैसे करेंगे, परंतु इन सब चीजों को सामने लाके उसके बारे में सोच विचार करके आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज बनाकर और उसकी घोषणा करके लोगों को, हमारी जनता को पेश करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए। और मुझे याद है जब पैसे पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था तो हमारी कांग्रेस पीछे नहीं कैसे रह सकती। उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम 2,500 रुपये देंगे, लोगों के अकाउंट में हम डालने का काम करेंगे। परंतु हमें भी मालूम था कि वो 1 महीने से ज़्यादा चलेगा भी नहीं, और वही हुआ। 1 महीने के लिए उन्होंने 2,500 रुपये कर दिए। हमारे तो पैसे आते गए, उनके पैसे एक दफ़ा आए और जैसे हमेशा होते वहीं के वहीं उन्होंने छोड़ दिया। कुछ उनके पास पैसा है नहीं और ना कर सकते थे। 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर, महानरेगा के कार्य के द्वारा इतने सारे लोगों को, जो मैं समझती हूँ भूतो न भविष्यते, इतने सारे लोगों को काम देने का काम किया है। यहाँ उन्होंने संख्या ही नहीं बढ़ाई, परंतु साथ में उसका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया है, जो गरीबों को का एक संबल बन के रहेगा। किसान सम्मान निधि, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये देने का काम, 3 बार ये जमा होता है पैसा। उसमें पहले किश्त इनके सबके खाते में आ गई है। जब भी जहां भी मैंने पूछा, किसानों ने कहा साहब हमारे यहाँ हमारे खाते में पैसे आ गए हैं। कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का हेल्थ कवर बीमा किसने सोचा था। बीपीएल को 5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो दाल मुफ्त। आज प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कितनी बड़ी योजना की शुरुआत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा उन्होंने शुरू किया है। उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मैं समझती हूं, अब मैं जब ये देख रही थी कि अपने लघु उद्योग के अंदर, और एक दफ़ा लघु उद्योग मंत्री रहने की वजह से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लघु उद्योग के अंदर जो छोटे छोटे लोग लगे थे, आज के इस ज़माने के अंदर उनकी क्या हालत हो रही है, उनके बारे में उन्होंने सोचा। और उनके लिए भी कोई छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा पैकेज। क्रेडिट गारंटी एक ऐसी चीज़ है जो अगर मिल जाती है और सरकार उसको गारंटी कर देती है उस क्रेडिट को, तो उसके फायदे कितने सारे लघु उद्योग को मिलता था। हमारे समय में लघु उद्योग के लिए हम लोगों ने जो क्रेडिट गारंटी बनाई थी वो छोटी सी थी। आज के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने क्रेडिट गारंटी बनाई है वो इतनी बड़ी है कि मैं समझती हूं कि जो भी लघु उद्योग के लोग अब लड़खड़ा रहे हैं, उनको एक तरीके से बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोकली आपने धंधा किया है, उन लोकली धंधों को कैसे खड़ा करना। उन्होंने कहा बाहर क्यों देखते हो, पहले अपने इलाके में देखो, अपने गरेबान में झांक के देखो, अगर हो सकता है तो अपने छोटे छोटे धंधों को अपने इलाके के अंदर मजबूत करने की कोशिश कर दो। इन सब चीजों की घोषणाएं उन्होंने की, और हमें तो ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा और आपके नड्डा जी साथ मिलकर काम, जब आप लोग सब मिलकर काम करोगे तो मुझे तो विश्वास है कि ये खाली घोषणा ही घोषणा नहीं है। जिस तरीके से 1 साल के अंदर आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया, आने वाले समय के अंदर हमारी जनता को इन सब घोषणाओं का लाभ जरूर मिलेगा।
मुझे मालूम है कि बड़े विस्तार से नड्डा जी आपको इसके बारे में बताएंगे, परंतु मैं आप सबका, नड्डा जी आपका, प्रधानमंत्री जी और सबका आभार हम सब की ओर से प्रदर्शित करना चाहूंगी। ये ऐसे निर्णय हैं जिनके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसकी भावना हम लोगों को अच्छी तरह से दिखाता है। मैं फिर से आप लोग सबका आभार देना चाहूंगी, सब लोगों का, और इसी विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हमारी गरीब जनता, जिनने कोविड के समय में बहुत मने दुख पाया है, ऐसे लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने का एक बहुत बड़ा मौका आप लोग देंगे और उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। फिर से धन्यवाद आप लोग सबको। सब कार्यकर्ता बंधु जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये वर्चुअल रैलीज एक ऐसी चीज है जो आज के जमाने के अंदर, लोग कहते हैं ये कब खत्म होगा महामारी, तो ये तो अभी समय लगेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कट ऑफ हो जाते, आज के दिन उनको कट ऑफ होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक दूसरे से फेस टाइम, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रैलीज, इनसे मिलते रहेंगे और आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। राजस्थान की ये जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हुए हैं वो आपके पीछे खड़े हैं और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। इतना ही कहकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की जय हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस वर्चुअल रैली को आपने राजस्थान के अंदर हमारे सब कार्यकर्ताओं को और हमारी सब जनता को संबोधित करने का ये निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी। और अब मैं विश्व की सबसे बड़ी सदस्य संख्या पे जिस पार्टी की है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब को इस वीरों की भूमि राजस्थान में सादर आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के साथ आपका एक गहरा रिश्ता अब हो गया है, इसलिए आप पधारें और राजस्थान की जनता को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत। आज के इस वर्चुअल रैली में जयपुर में उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय सतीश पुनिया जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य और जिन्होंने राजस्थान का नेतृत्व पूरे 10 वर्षों तक राजस्थान के विकास में अपना योगदान किया, ऐसी हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, सम्मानित मंच और यहाँ मेरे साथ उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, हमारे राजस्थान के संगठन की देखभाल करने वाले हमारे वी सतीश जी, अविनाश राय खन्ना जी और बीकानेर और जोधपुर संभाग के जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ता जो इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सब जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज जब हम लोग इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं तो समय भी गमगीन है। जो घटना गलवान में घटी
जिसके लिए हम सब लोगों ने शहीदों के लिए मौन रखा, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन सभी शहीदों को, और राजस्थान में भी पिछले 1 महीने में 4 हमारे नौजवान देश की रक्षा करते करते शहीद हुए, उन सबको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनके परिवारों को, कि आपका ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और साथ ही साथ उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, क्योंकि वह सिर्फ परिवार के सपूत नहीं थे, वह देश के सपूत थे। सारा देश उनके साथ खड़ा है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम कोरोना वायरस के साए में आज ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, और इसलिए जिन लोगों ने कोरोना वायरस के कारण जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो इस बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको ईश्वर जल्द ठीक करे और वह स्वस्थ लाभ लेते हुए पुनः अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में काम में जुटे, यह हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज जब हम इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की भूमि जो वीरता की भूमि है, त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, उसको मैं अपनी ओर से और यहां मंच पर बैठे सभी लोगों की तरफ से नमन करता हूं, और उससे ऊर्जा लेकर के आपसे चर्चा में भाग लेने के लिए भाग लेता हूं। मित्रों, ये वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आप सबसे मिले हैं। जब कोरोना का साया दुनिया पर छाया और लॉकडाउन हुआ, तो एक परिस्थिति आई कि क्या पार्टी भी लॉकडाउन हो जाएगी? एक परिस्थिति भी आई कि हम काम कैसे करेंगे? लेकिन मेरे साथियों ने और हम सब लोगों ने मिलकर इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी को एक्टिवेट किया, गैल्वनाइज किया। नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने आप की शिरकत की, अपने आप को जोड़ा, और मैं आज ये बड़े संतोष के साथ और खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि जब दुनिया को भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कार्य क्षेत्र में आवश्यकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लॉकडाउन की अवस्था में दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा में जुटा। हमारे कार्यकर्ता को साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। मैं छोटी घटना इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमें भी कहीं कोई त्रासदी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो हम वहां सेवा कार्य करते थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतने लंबे समय तक और इतनी बड़ी संख्या में सेवा कार्य करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने आप में यह पहला तजुर्बा था। और मैं कहूंगा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम में जुटा। मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। आप ध्यान में लीजिए, इस लॉकडाउन की अवस्था में 8 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हर दिन काम में जुटे। इस लॉकडाउन की अवस्था में 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंद तक पहुंचाए, लगभग 5 करोड़ राशन किट मोदी किट के नाम से, और वह भी मोदी किट 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं, लगभग 5 करोड़ लोगों को फेस मास्क पहुंचाया। मैं महिला मोर्चा को, महिला मंडल को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और एनजीओज को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के नेतृत्व में 5 करोड़ लोगों को मास्क पहुंचाने का काम किया है। इस तीव्र गति से काम करने के साथ साथ
अब बारी आई कि हम पार्टी की तरफ से मोदी जी की ये पहली वर्षगांठ दूसरे काल की मोदी 2 की हम जनता तक आत्मनिर्भर भारत का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भी वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया और वर्चुअल रैली के माध्यम से आज ये 23वीं वर्चुअल रैली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस समय भी किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं तो ये समझता हूं, देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और इन्वेंशन जो होता है वो हमेशा एक नया रूप लेकर के आता है। कभी आपने सोचा था कि हम अगर रैली करेंगे, जो हम रैली किया करते थे, तो उसके जुड़ने की संख्या 33 लाख होगी, 34 लाख होगी, 1 करोड़ होगी। लेकिन आज जब हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो हम लगभग 50 लाख 40 लाख लोगों से जुड़ रहे हैं। यह वर्चुअल रैली की ताकत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं बैठा बैठा खुश हो रहा था एक बात को ध्यान में लेकर कि कहां रैली से मैंने देखना था कि कहां बैठे हैं पब्बाराम विश्नोई जी, कहां बैठे हैं कसाबा जी, और कहां बैठे हैं हमारे वैष्णोदेव देवनानी जी, और कहां बैठे हैं हमारे नरवत सिंह राजवीर जी, और कहां बैठे हैं हमारे अपने वी सतीश जी, हमारे राजेंद्र गहलोत जी। आपको बधाई देता हूं, राज्यसभा के आप मेंबर बने हैं, बड़े नजदीक से आपको मैं देख पा रहा हूं। चंद्रशेखर जी को देख पा रहा हूं, हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी को देख पा रहा हूं, परनामी जी को देख पा रहा हूं। यह वर्चुअल रैली की खूबी है कि दूर से हम नजदीक हो जाते हैं और रैली में भी रह करके हम दूर रह जाते हैं। यह ताकत भी हमने देखने को मिली है। इसके लिए हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं जिन्होंने इस वर्चुअल रैली का में अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सकल तरीके से अपनी बात को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय बहुत से प्रश्न खड़े हुए थे। और जब मैं मोदी 2 की बात करता हूं तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि मोदी 2 को मोदी 1 के बगैर मत देखो। ये 6 साल की अवधि में मोदी जी ने देश को जो 6 दशक का पाठ था उसको पाटने का काम 6 साल में करके दिखाया है। यह मैं कहना चाहता हूं। मोदी जी, अंडर हिज लीडरशिप, द कंट्री हैज ब्रिज द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। इसको हमको समझना चाहिए। और जब हम मोदी 2 की बात करते हैं 1 साल की, तो हमारे अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियां, वो उपलब्धियां हुई हैं जो कभी हमने सोची नहीं थी, वो भी हुई हैं। लेकिन इसी साल में हमने अनकैलकुलेबल, अनइमेजिनेबल कोरोना वायरस को भी जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इससे लड़ाई लड़ी है, यह भी अपने आप में अद्भुत रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। याद करिए, जब लॉकडाउन लगा था उस समय भारत की स्थिति क्या थी। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उस समय 1,500 थी। हमारे एक भी हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड नहीं था। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी। हमारे पास उस समय लड़ने की दृष्टि से जो आवश्यक व्यवस्था मुहैया करानी थी वो नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन की अवस्था में प्रधानमंत्री जी ने बहुत तीव्र गति से देश को एक नई दिशा और दृष्टि दी। और आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास 1000 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2 लाख बेड्स कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। 2 लाख बेड्स, 20,000 बेड्स आईसीयू के साथ लैस हैं, 21,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं और 60,000 वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है। इसी जून महीने में 60,000 वेंटिलेटर्स आ जाएंगे और पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं। उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1,500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1.5 लाख प्रतिदिन है। उस समय देश में
हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां के उद्यमियों को निवेदन किया, उनको हौसला दिया, उनको जगाया और आज हम कह सकते हैं कि 4.5 लाख प्रतिदिन पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहे हैं और वो लग रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, इस टेस्टिंग कैपेसिटी की दृष्टि से सारी चीजों को करते हुए जिस तरीके से देश को एक दृष्टि देने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया है, वह सच में सराहनीय है। और ये मोदी 2 के प्रथम वर्ष में ही हुआ है, 19-20 में ही हुआ है। और पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश को एक साथ पिरोने का काम भी मोदी जी ने किया है। 6 बार चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, 6 टाइम्स, और 6 बार मीटिंग करके कोरोना की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, कोरोना के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे उसको डील किया जा सकता है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गहराई के साथ 6 बार मीटिंग करके इन सारी चीजों को तय किया है। हर एक मुख्यमंत्री के अपने एजेंडे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक एजेंडे भी हो सकते हैं, कुछ सही एजेंडा भी हो सकता है, कोई गलत एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन सबको एक लड़ी में पिरोकर कोरोना की लड़ाई लड़ना, यह एक्यूमेन और यह ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दर्शाई है, यह हमको देखने को मिला है। यही नहीं, अगर हम जो जनता की जन भागीदारी भी देखें तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद किसी के आह्वान पर, किसी नेता के आह्वान पर देश ने उनके कॉल को सुना है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी बात को उन्होंने सुना है और उनको उस बात को रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जनता कर्फ्यू, ये बिना पुलिस के जनता कर्फ्यू लगी, हमारे कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाओ, ताली बजाओ, और सारा देश थाली बजाने लगा, ताली बजाने लगा, और इसका अनुकरण बाद में यूरोप के देशों ने भी किया, थाली बजाने का और ताली बजाने का काम लिया। यह हमको समझना चाहिए। ये दिया जला करके हम कोरोना की लड़ाई में एक हैं, इसका संदेश मोदी जी ने दिया। पुष्प वर्षा करके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, इंजीनियर डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, उनको संदेश दिया कि तुम अकेले नहीं हो, सारी डिफेंस फोर्सेस, सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। एक नए तरीके से, एक अनूठे अनुभव के साथ भारत में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान करते हुए देश को उसके लिए तैयार किया, यह हम सब लोग जानते हैं। अभी वसुंधरा जी बात कर रही थी आत्मनिर्भर पैकेज की और गरीब कल्याण पैकेज की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, क्या कहा कि इंडिया हैज शोन अ वे, इट हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ सेक्टर but it has also addressed the economic part of it. It has also addressed the economy of India. Or he has taken care of the poor, marginal section of the society. उनको उन्होंने राहत देने का काम किया है। और इस काम के तहत आपको मालूम है 80 करोड़ जनता को आगे पूरे 3 महीने के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल और हर तरीके की व्यवस्था करने का काम प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत दिया। हमारी वसुंधरा जी बता रही थी, मुफ्त में 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर उनके घर में पहुंचाया। 8 करोड़ बहनों को। जनधन योजना, जब जनधन योजना को मोदी 1 में आधार कार्ड के साथ सीड किया जा रहा था तो उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये क्या है, पहले तो जनधन का मजाक बनाया और जनधन का मजाक बनाने के बाद फिर उसको आधार से जब सीडिंग करने की कोशिश हुई तो उसका विरोध किया। लेकिन आज बिना पोस्टमैन के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी के आए हुए लॉकडाउन की अवस्था में 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए, 1,500 रुपए उन तक पहुंचाया है। 20 करोड़ बहनों को उनके खातों में पहुंचाया इस जनधन योजना के तहत। यह हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है दोस्तों। उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किश्त
उनके खातों में पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान में उज्ज्वला में 66,77,000 लोगों के परिवार तक सिलेंडर पहुंचाए गए। उसी तरीके से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 740 करोड़ रुपए राजस्थान में पहुंचाए गए। उसी तरीके से 37,20,000 से ज्यादा किसानों को 744 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि पहुंचाया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स के तहत 2,765 करोड़ रुपए राजस्थान को पहुंचाए गए। और इसके साथ साथ आगे चलकर आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का, इस 20 लाख करोड़ रुपए में 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को देने का वायदा हुआ, देने का काम शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि अभी तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए लोगों ने एमएसएमई लोन के तरीके से ले लिया है। यह प्रथम जून से लेकर के आज 20 तारीख तक इस काम में लगभग 40,000 करोड़ रुपए इसमें जा चुके हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। मित्रों, आप बताओ 6 दशक का काम 6 साल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? किसानों की हालत क्या होती थी? किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम क्या हुआ था? आज हमारे बैठे हैं गजेंद्र जी, हमारे अर्जुन मेघवाल जी, जानते हैं कि आज कृषि मंत्रालय के माध्यम से और जल शक्ति के माध्यम से क्या क्या काम नीचे तक हो रहा है, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और ये आत्मनिर्भर पैकेज का 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर को जा रहा है, 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आपदा को अवसर में बदलेंगे। 3 साल के अंदर गांव का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारा गांव का किसान अपने घर बैठे अपने अनाज का कहां उसको बेचना है, किस दाम पर बेचना है, वो तय कर पाएगा। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। इसी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देने का काम, उनको लोन देने का काम, उनको फिर से खड़ा करने का काम इस गरीब पैकेज, इस आत्मनिर्भर पैकेज में रखा है। 3,500 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए रखा है। आज अभी 50,000 करोड़ रुपए के माध्यम से आज ही प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना इस काम को शुरू किया है। 116 जिले ढूंढे हैं 6 प्रदेशों में, जहां 25,000 से ज्यादा जिस जिले में लोग माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं उनको वहीं पर नौकरी देने का काम, गरीब कल्याण योजना के तहत रोजगार देने का काम की शुरुआत आज से खगड़िया से, बिहार से प्रधानमंत्री जी ने आज उसकी शुरुआत की है। मित्रों, ये आत्मनिर्भर पैकेज को अगर समझना हो तो ये सिर्फ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पैसे का बांटना नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिफॉर्म्स लाने हैं और सारे रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं। सारे बॉटलनेक्स हटाने हैं ताकि किसान तक सही तरीके से पैसा पहुंच सके, उसका विकास हो सके, ताकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको सही तरीके से सही समय पर पैसा मिल सके और वो अपना उद्योग को चला सके, धंधा चला सके। इसके रिफॉर्म्स की बात उसमें कही गई है। कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए हैं, एयर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ सुविधा प्रदान करते हुए, कानून में परिवर्तन लाते हुए किस तरीके से हम जमीनी स्तर पर लोगों को हम फायदा दे सकेंगे, इस तरीके का काम किया है। जब हम आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हैं तो राजस्थान जो ज्वेलरी में, उसी तरीके से मीनाकारी में, उसी तरीके से राजस्थान की पेंटिंग, उसी तरीके से राजस्थान का वुड फर्नीचर का काम, इन सारे कामों को इस आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत ताकत मिलेगी। और जो वोकल फॉर लोकल, और मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, ग्लोबल तक हमको ले जाने का अवसर देना है, उसको हमको समझाने की जरूरत है, उसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया ने मोदी जी के कार्य को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यह जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है यह भारत की तस्वीर बदलेगा। यूएन ने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के साथ साथ उसको इकोनॉमी से भी जोड़ने का काम किया है। मित्रों,
हमें मालूम है यह अनकैलकुलेबल कोरोना का संक्रमण था, यह अनइमेजिनेबल था। हमें भी नहीं मालूम था कि क्या क्या समस्याएं आएंगी। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मेरी विजुअल कॉन्फ्रेंस होती थी और विजुअल कॉन्फ्रेंस में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी होती थी। हम लोग हर दिन नई समस्या देखते थे और नई समस्या का निवारण करने के लिए जुट जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिन नई समस्या को एड्रेस कर रहे थे। हमारी इच्छा थी कि माइग्रेंट लेबरर्स वहीं रहें जहां वो रह रहे थे, इसके लिए उनके राशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन भावना के कारण वो अपने गांव जाना चाहते थे, अपने घर पहुंचना चाहते थे। हमें मालूम है कि तकलीफ हुई, लाखों लोग घर के लिए चले, लेकिन हमारे भारत सरकार ने लगभग 4000 से अधिक श्रमिक ट्रेन चलाकर लगभग 50 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। लगभग इसी तरीके से 50 लाख लोगों को बसों से पहुंचाया और रास्ते में जो लोग मिले उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको मलहम लगाया, उनकी दुख तकलीफ में साथ हुए, उनके लिए शेल्टर का प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया, चरण पादुकाओं का इंतजाम किया और उनको सेफ घर पहुंचाने की व्यवस्था की, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही थी। दुख के साथ कहना पड़ता है। हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। 1962 का लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, 70 के दशक में बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने का काम था, इंडिपेंडेंट करने का काम था। देश युद्ध में उतरा। हमारे तब के सभी नेताओं ने उस समय के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए खड़े हुए। यह हमारा इतिहास है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति करती, हमेशा राजनीति करती। कोरोना के संक्रमण में भी लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? अरे तुम्हारे मुख्यमंत्री पंजाब के और राजस्थान के पहले लॉकडाउन लगा देते हैं, उनको नहीं पता चलता कि उनके नेता क्या कह रहे हैं। फिर कहते हो लॉकडाउन उठा क्यों नहीं रहे हो, लॉकडाउन उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे आपके मुख्यमंत्री वो राजस्थान के हो, वो पंजाब के हो, वो छत्तीसगढ़ के हो, वो महाराष्ट्र में आप सहयोगी दल हो, आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन चले रहना देना चाहिए। वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, तुम्हारे मुख्यमंत्री तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। क्या विपक्ष है, क्या काम पकड़ा हुआ आपने? जब लॉकडाउन उठाने लगे तो उठा क्यों रहे हो? रोड मैप क्या है? अरे भारत का रोड मैप तो मोदी जी के नेतृत्व में सही है, तुम्हारी पार्टी का रोड मैप क्या है ये तय करो। कहां जा रहे हो तुम? आज देश चीन के सरहदों पर, भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? और आर्म्ड नहीं गए थे, क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? कोई जानकारी नहीं तुम्हें और देश के फौजियों का मनोबल गिराने का काम तुमने पकड़ा है। और जो भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भाषा जो भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है वो अपने परिवार के संस्कारों को भी प्रतिलक्षित करता है। और कम से कम भारतीय परिवारों के परिवेश इस तरीके के संस्कार नहीं होते जिस तरीके की भाषा का तुम प्रयोग करते हो। मैं ये कहना चाहूंगा पूरे अदब के साथ, पूरे संयम के साथ कि भारत, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस परंपरा की जानी गई कांग्रेस, उसके नेता इस तरीके की भाषा, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द, आपने प्रधानमंत्री की इज्जत तो नरेंद्र मोदी जी की क्या करनी है, आपने तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं की थी, उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ डाला था। दुनिया जानती है, देश जानता है, लेकिन कम से कम
जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो आपके परिवार के संस्कारों पर भी प्रतिलक्षित होता है, और ये भारतीय परिवेश के संस्कार नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। ऑपोजिशन होना चाहिए। I believe in opposition, we believe in opposition, but we believe in constructive opposition. Opposition with content, उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें जिस बात को कहा जाए उसमें कोई शक्ति होनी चाहिए। कंटेंटलेस ऑपोजिशन जिसके पास ना डायरेक्शन है ना कुछ है। कल की सभी दलों की सभा हुई, सभी दलों के साथ बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, एक स्वर से सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का वायदा करते हुए, देश पूरा साथ खड़ा है, इस बात को रिजॉल्व किया, एक साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी ये कैसे, वो कैसे, कहां हुआ, कैसे हुआ। इतने लंबे समय तक तुम सरकार में रहे, आपको मालूम नहीं है सरकारें कब और कैसे जवाब देती हैं? आपको मालूम नहीं है? कल प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, भारत की सेना जल, नभ, नीचे और आकाश सब जगह पूरी ताकत के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और उसको पूरी छूट दी गई है। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही। लेकिन हमारे यहां इस समय भी राजनीति करने वाले ऐसे गैर जिम्मेदाराना, इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन जो हमको देखने को मिला है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं मोदी 2 के प्रथम वर्ष की बात कहूं तो बहुत सी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सतीश जी ने और वसुंधरा जी ने कहा है, लेकिन मैं उसको इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि वह इतिहास में दर्ज होगा पूरी शान शौकत के साथ, और वह काम जो वर्षों से हम लोगों ने सोच रखा था, जो वर्षों से हम चाहते थे, उसको पूरा किया तो मोदी जी की सरकार ने पूरा किया, यह मैं कह सकता हूं। हम यहां बैठे जितने लोग हैं, सामने बैठे मैं देख रहा हूं कईयों के बाल सफेद हो चुके हैं। ये सब लोग बाल अवस्था में कहते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कितनी यात्राएं हमने श्रीनगर को की, एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कितनी यात्राएं की, सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए। धारा 370 में अलगाववाद के बीज हैं, उसको पनपने नहीं देना चाहिए, 35A को हटाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग उस दिन टेलीविजन के गवाह हैं, और मैं, अर्जुन मेघवाल जी, हमारे शेखावत जी, हमारे कैलाश चौधरी जी, हम सब वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें वह मौका मिला 5 अगस्त और 6 अगस्त को अपनी उंगली से बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसकी हमको ताकत मिली, इतिहास में हमको यह मौका मिला। और जब ये धारा 370 हटाई गई तो हम समझ सकते हैं कि उसकी खुशी देश में कितनी हुई हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोगों ने खुशियां मनाई कि आज जम्मू कश्मीर हर तरीके से भारत के साथ मुख्य मेन स्ट्रीम में जुड़ गया है। इस बात की हम लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मनाई है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये तथ्यों के साथ कह रहा हूं। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में आज दिन तक धारा 370 के कारण वहां डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, और डीलिमिटेशन नहीं होने के कारण वहां ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई गुजर, हमारे मुस्लिम भाई बकरवाल जो पुंछ और राजौरी के इलाके में हैं, उनका कोई ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं है। वो विधानसभा में ट्राइबल सीट से नहीं जा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, आकाओं ने मुस्लिम गुजरवाल और बकरवाल और गुजर भाइयों के साथ अन्याय किया। लद्दाख सारे का सारा ट्राइबल है, लेकिन लद्दाख ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं है। अब डीलिमिटेशन होगा और धारा 370 हटने के कारण डीलिमिटेशन होगा, और डीलिमिटेशन होने के बाद
पहली बार हमारा गुजर भाई और बकरवाल भाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ट्राइबल सीट पर पहुंचेगा और उससे उसको रिजर्वेशन मिलेगी। आपको नहीं मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी रह सकते थे। वो पंजाब से लाकर के बसाए गए थे। उनका बच्चा अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी करना चाहता है तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था। यह है इनका बर्ताव दलितों के प्रति, यह है इनका बर्ताव हमारे वाल्मीकि भाइयों के प्रति। देयर वॉज नो रिजर्वेशन फॉर देम। वो सिर्फ लग सकते थे तो सफाई कर्मचारी बन सकते थे। आज धारा 370 हट गई है और धारा 370 हटने के कारण अब सफाई कर्मचारी का बेटा भी अब डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा, जज बन सकेगा और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी कर सकेगा। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री और 2 प्रधानमंत्री बने जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। मनमोहन सिंह वेस्ट पाकिस्तान से आए, भारत में आए, चुनाव लड़ा और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, यहां चुनाव लड़ा और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, भारत में चुनाव लड़ा और भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए और जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको काउंसिलर का भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। उनको विधानसभा में भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब धारा 370 हटी है, वह काउंसिलर भी लड़ेगा, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगा और वो भारत में मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वह उसको वो पूरी छूट मिलेगी, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन इससे पहले नहीं था। भारत के 106 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। 106 laws enacted by Parliament of India was not implemented in Jammu Kashmir. Domestic Violence Act यह लागू जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर की बहनें अगर जम्मू कश्मीर के बाहर किसी से शादी कर लें तो उनको प्रॉपर्टी के राइट से वंचित होना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस, यह कानून वहां लागू नहीं था। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता था, कोई उस पर रोक नहीं थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं था। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है। जम्मू कश्मीर के बैंक की इंक्वायरी चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जिन लोगों ने इतने दिनों तक भ्रष्टाचार किया है वो जेल के सीखों के पीछे होंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। इसलिए मित्रों, यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटना नहीं है, यह जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने के बराबर है। उसको भी हमको समझना चाहिए। वसुंधरा जी ने चर्चा की, सतीश पुनिया जी ने ट्रिपल तलाक की चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वो मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और ट्रिपल तलाक को डू अवे कर दिया और 9 करोड़ हमारी मुस्लिम बहनाओं को आजाद कर दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इस कुरीति से उनको आजाद कर दिया गया, यह हमको समझना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भी दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए। ट्रिपल तलाक पाकिस्तान में नहीं है, यह इस्लामिक देश है। हम तो सेक्युलर देश है, वो तो इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मलेशिया बहुतायत मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। इंडोनेशिया बहुतायत मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। टर्की ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। ये देश जो इस्लामिक देश हैं वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। और हमारे यहां हम ज्यादा सेकुलर बने हुए यहां मुस्लिम महिलाओं के साथ वर्षों की, सदियों की कुरीति झेल रहे थे। मोदी जी ने हमारी बहनों को उससे भी आजाद करा दिया है और उनको सामाजिक सुरक्षा दी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जहां तक CAA का सवाल है,
मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां मेघवाल जी बैठे हैं, आपके यहां कितने लोग मेघवाल बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए? बांग्लादेश की हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की संख्या 23% थी जब भारत का विभाजन हुआ, आज वहां 7% रह गई है। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या 27% थी, आज 3% रह गई है। अफगानिस्तान में 50,000 हमारे सिख भाई थे, आज 3,000 सिख भाई रह गए हैं। कहां चले गए ये? कहां चले गए? या तो उनको जबरदस्ती वहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के तहत उनको इस्लाम बना दिया गया, या फिर वो भारत आए और वो भारत में थे लेकिन भारत की नागरिकता उनके पास नहीं थी। मुझे अफगानिस्तान के सरदार सिख भाई हमारे 20 साल से जो यहां पर है वो मिलने आए थे। मुझे सिंध से आए हुए लोग जो इंदौर में बसे हुए हैं वो मिलने आए थे। मेघवाल जी आपने जोधपुर में बसे हुए लोगों को, फिर वो चाहे मेघवाल समाज के थे, बाकी समाज के थे, उनसे आपने मिलाया था। बेचारे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा नहीं सकते, नौकरी पे सरकारी नौकरी में आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे। मोदी जी ने उन सबको नागरिकता प्रदान की है। ये सीएए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया सीएए का, और जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इनको यहां ला करके बसाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा इनकी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं उनको ला करके यहां बसाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 2003 के दिसंबर में राज्यसभा में कहा, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, कि इन लोगों को जो बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, इनको आपको सिटीजनशिप देना चाहिए। ये दीगर बात है, ये अलग बात है कि आप उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री रह गए लेकिन आप नहीं दे सके, लेकिन मोदी जी ने मोदी 2 के पहले साल में उनको नागरिकता अधिकार दे दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। राम मंदिर का किस्सा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल कहने लगे इसका फैसला 2019 से पहले मत करना, लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही चलते चले जाना, यही तुम्हारा काम था। मोदी जी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की, समयबद्ध तरीके से फैसला दिया और यूनैनिमस फैसला दिया और भारत के सरकार में प्रधानमंत्री जी ने समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए इस भव्य मंदिर के निर्णय को हर्ष स्वीकार करता हुआ सारा समाज आज खुश है और भव्य राम मंदिर बनने की वहां तैयारी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें आरसेप की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, लगभग 16 देश हैं इसमें। 15 एक तरफ थे, 16वां देश भारत एक तरफ था। मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी 2012 में, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये हमारे किसानों के हित में नहीं है, ये हमारे मजदूरों के हित में नहीं है, ये हमारे मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों के हित में नहीं है, ये हमारे उद्यमियों के हित में नहीं है। इसलिए 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद और भारत को निमंत्रण देने के बावजूद मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारत के कंसर्न है, भारत के मजदूर हमारे और किसान हमारी जीवन है, उनके लिए हम काम करते हैं, इसलिए हम आरसेप में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। 15 देश एक तरफ, 16वां देश भारत अलग खड़ा हुआ और अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ। इस बात को समझना चाहिए, किसानों के साथ खड़ा हुआ, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने सुना होगा बोडोलैंड, 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 लंबे समय तक आपने इस बारे में सुना होगा। आपको शायद पता होगा कि बोडोलैंड का विषय जब था तो आसाम की इंटीग्रिटी बनाते हुए, बोडो की समस्या ध्यान में रखते हुए बोडो समस्या का सुझाव कर लिया गया, बोडो एकॉर्ड हो गया और बोडो के सारे लोग इसी आसाम के ही टेरिटरी के अंदर सब लोग ठीक ढंग से आगे अपनी जीविका चलाएंगे और भारत सरकार ने उनको ठीक से बसाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देकर के इस काम को किया।
इसी तरीके से हमारे त्रिपुरा में ब्रू रियांग इंटरनली डिस्प्लेस्ड 34,000 परिवार थे, इनको भी बसाने का काम भारत सरकार ने किया और इसमें भी 600 करोड़ रुपए खर्च करके उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, राजस्थान में 66,77,000 गैस कनेक्शन दिए गए। अगर हम बात करें उजाला योजना की तो 36 करोड़ 25 लाख लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया, 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली की खपत में बचत हुई है। उसी तरीके से राजस्थान में 1 करोड़ 71 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए और लगभग 890 करोड़ रुपए इसमें सेविंग हुई है, यह हम ध्यान में रखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री ऐसे गांव सिर्फ 36% थे, आज 100% हैं और राजस्थान भी उसमें जुड़ चुका है। राजस्थान में 27% से बढ़कर के अब 100% ओडीएफ हो गया है राजस्थान। ये प्रधानमंत्री जी के 6 साल के नेतृत्व में यह हम सबको देखने को मिला है। सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 62 लाख घरों को बिजली से जोड़ा गया और इसमें सारे बिजली इलेक्ट्रिफाइड हो गए। राजस्थान में भी 41,000 घरों को नया इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ा गया, यह हम सब जानते हैं। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जिम्मा मुझे दिया और आज मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम और ये भारत का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। वसुंधरा जी ने भामाशाह योजना शुरू की थी, वो बधाई की पात्र हैं। ये ठीक है कि उसको ग्रहण लगाने की आगामी सरकारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये आयुष्मान भारत के साथ जुड़कर आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और इसमें जुड़े कितने लोग हैं? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, जो सारा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की जनसंख्या को मिला लें तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। इसको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया है इस आयुष्मान भारत के तहत। और उसी तरीके से आपके यहां भी 154 करोड़ लोगों को, लगभग 9,66,000 लोगों ने इससे सुविधा पा ली है। इस बात को हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, जब मैं मोदी सरकार के गुणों की बात कर रहा हूं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की बातचीत कर रहा हूं तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि राजस्थान को आजकल ग्रहण लगा हुआ है और यह जहां विकास के काम पूरी तीव्र गति से भारत सरकार कर रही है, वहां मुझे पता चलता है कि 25 लाख मास्क गायब हो गए, पीपीई किट गायब हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में घोटाला हो गया, विकास के कार्यों में रुकावट आ गई। मुझे याद है सतीश पुनिया जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमेशा बार बार बोलते थे कि हम लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च कर रही है, हमारे एमएलओ पर एफआईआर लॉन्च कर रही है। ये इनकी मानसिकता का प्रदर्शन है, ये इनकी मानसिकता बताती है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं, वो एफआईआर में जुटे हैं। हर चीज में राजनीति। आप सोचिए कि इनकी सोच कितनी नीचे चली गई है और ऐसे नीचे सोच वाले राजस्थान को कहां उठाएंगे, इसका भी आपको विचार करना चाहिए। जिसकी सोच छोटी हो, जिसकी सोच बहुत निचले स्तर की हो, वो राजस्थान को ऊपर कहां उठाएगा। मैं इसीलिए आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ तो खड़े हैं, राजस्थान में भी आपने लोकसभा में बहुत अच्छे नंबर लिए, आपने सफलता हासिल की। आने वाले समय में कोई मौका हम चूकेंगे नहीं और आप सबके नेतृत्व में निश्चित रूप से राजस्थान में भी आने वाले समय में जब भी मौका आएगा तो जरूर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इस बात को हम आपको कहना चाहते हैं और आपकी सेवा में जुटेगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हां, राजस्थान के कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। आपको जितनी मुसीबतें आती हैं
उसका मुझे इल्म है, उसकी मुझे जानकारी है। मैं जानता हूं कि प्रदेश सरकार किस तरीके से आपको तकलीफ और प्रताड़ना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग पूरी शक्ति से लगे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, और पार्टी को आप आगे बढ़ाएं। सतीश पुनिया जी, उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। वसुंधरा जी, हमारे अपने कटारिया जी, हमारे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप लोग विधानसभा में अच्छी लड़ाई, सक्षम लड़ाई लड़े और लड़ करके राजस्थान के अंदर लोगों की सेवा में आप सब तत्पर रहें, यही आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। जो पाथे आपने दिया है उसको हम नीचे तक लेके जाएंगे। अब जिस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल से वोकल बनाने की बात की, मैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दोहराएं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि सभी खड़े होकर के संकल्प दोहराने के काम करेंगे। आदरणीय गजेंद्र जी, निवेदन करूंगा कि सभी खड़े होकर के संकल्प दोहराने के काम करेंगे। आदरणीय गजेंद्र जी, निवेदन करूंगा कि सभी खड़े होकर के संकल्प दोहराने के काम करेंगे। उनके सानिध्य में हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो संकल्प निर्धारित किए हैं, उनको दोहराने का मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।